हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हॉलिडे वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। बच्चे, आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा ये आर्कटिक ओशन की जो है वो मैपिंग है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनरली जो है वो ओशंस की मैपिंग, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग देखें तो जनरली ओशंस की मैपिंग या तो कराई ही नहीं जाती, और अगर कराई भी जाती है तो कुछ बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके उस चीज़ को क्लोज कर दिया जाता है। याद रखें कि हम, और मैं ये मानकर चलता हूं कि कोई ना कोई ऐसा एस्पिरेंट जरूर है जो लिटरली इन डेप्थ तरीके से एक डिटेल्ड मैनर में और एक प्रोफेशनल मैनर में चीजों को पढ़ना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है और ये श्योरिटी चाहता है कि आने वाले समय में उसका एग्जाम जो है वो क्लियर हो। अगर कोई टॉपिक से किसी प्रश्न को पूछा जा रहा है तो वो 100% श्योर हो कि वो टॉपिक, वो क्वेश्चन उसका क्लियर होगा। फाइन। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियोस जो है ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं तो बहुत ही सतही तौर पर भी अगर प्रश्न करा जाए, यूपीएससी अगर बहुत जनरल मैनर में भी प्रश्न करे तो सामान्यतः उसके उत्तर आपको जनरल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं आपसे कहूं तो बताएं कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और जो पृथ्वी का उत्तरी मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय ध्रुव है, ये दोनों किस प्रकार से दिशा अनुसार जो है वो दिखते हैं, कौन सा किसके पूर्व है। अगर मैग्नेटिक पोल की बात करें तो उत्तरी ध्रुव के जो मुख्य पोल है ये इसके उत्तर में आता है या दक्षिण में आता है या पूर्व में आता है या पश्चिम में आता है, इसे समझना काफी टफ हो जाता है। इसी प्रकार से याद रखें, आज के वीडियो में हम केवल ज्योग्राफिकल जो मार्किंग्स हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है इसके जियोपॉलिटिकल पार्ट में, याद रखिए आने वाले समय में ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप पाएंगे कि जो आर्कटिक ओशन है या आर्कटिक महासागर है ये न्यूज में रहेगा 110%। रीजन क्या है? तो रीजन याद रखिए, आर्कटिक मेल्ट हो रहा है। फाइन। सिकुड़ने वाला महाद्वीप है, ये धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है, और याद रखिए, माफ कीजिएगा, ओशन है और धीरे धीरे करके ये मेल्ट हो रहा है, और इसके पिघलने के कारण जो है एक बड़े रिसोर्स का जन्म होगा। आप पाते हैं कि आई थिंक आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जो गल्फ नेशंस हैं अर्थात जो खाड़ी देश हैं, इन खाड़ी देशों के पास जो है एक समय पर संसाधन बहुत कम थे। यहां ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। याद रखें कि आपको एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो याद रखिए कि एक समय पर जो गल्फ नेशंस थे, गल्फ नेशंस थे, याद रखिएगा एक समय पर ये बहुत पुअर थे, इनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं थे। अचानक से जो है यहां पर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से, कभी हम इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑयल निकल गया, और ऑयल निकलने के पश्चात जो है ये सुपर रिच हो गए। अब समझिए कि जो कंडीशन आपको यहां इस समय देखने को मिल रही थी वैसी ही कंडीशन आप याद रखें कि आपको जो है आर्कटिक वाले एरिया में दिखाई देगी। सुपर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आने वाले हैं आर्कटिक वाले क्षेत्र में। कैसे आने वाले हैं? तो याद रखिए ये क्षेत्र एक समय पर बिल्कुल हरा था। आज आपको जिस क्षेत्र में, यहां इस प्रकार से अगर मैं दिखाऊं तो ये जो क्षेत्र है, याद रखें कि मैंने प्री प्लॉटेड रखा है जिससे जो है वो हमारा समय उतना ना लगे, पर याद रखें कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र एक समय पर बिल्कुल ग्रीन था। ये वाला पोर्शन जहां आपको हिमाच्छादन दिखाई देता है, परमाफ्रॉस्ट दिखाई देता है, याद रखिए एक समय पर ये पूरा एरिया ग्रीन था, और यहां पर जो है वो बड़े साइज का वेजिटेशन, जिसे ग्लोसोप्टेरस कहा जाता है, वो उगा करता था। याद रखें 200 मीटर उसकी एवरेज हाइट थी, और यही वेजिटेशन, यही वनस्पति जो है समय के अनुसार जो है वो पृथ्वी के अंदर चली गई। पर्मियन एरा के आसपास की घटना थी, और इस क्षेत्र में आपको पता चलेगा कि ये पूरा एरिया जो है वो धीरे धीरे करके फॉल्टिंग से होकर गुजरा, वनस्पतियां अंदर गईं, और याद रखिए इसी ने जन्म दिया फॉसिल फ्यूल को। और वेलकम, इस क्षेत्र से निकलने वाला है आने वाले समय में बहुत सारा तेल, और यही कारण है कि आप पाएंगे कि वो देश, जैसे यहां पर मैंने नाम लिख रखा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जिन देशों के साथ हमारे बहुत ज्यादा अच्छे कभी इंटरेक्टिव संबंध नहीं रहे थे, ऐसे रिलेशंस नहीं रहे थे जिसमें हम बहुत ज्यादा लिप्त हों, पर आप पाएंगे कि आर्कटिक की ओपनिंग होने के साथ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन देशों के साथ भारत लगातार अपना एक्टिव एंगेजमेंट शो कर रहा है। कारण क्या है? एवरीवन परफेक्टली नोज कि इस क्षेत्र में आने वाले समय में तेल निकलेगा, और ये क्षेत्र जो है, ये देश जो है वो तेल की दिशा में या ऑयल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होंगे। याद रखें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये काफी हाई है। हमें ऐसा फील होता है कि सुपर रिच हैं, पर याद रखिए ये नेशंस, आप इस चीज को समझें और अपनी समझ विकसित करें। याद रखें कि ये जो देश है ये वास्तविकता में सुपर रिच नहीं है। यहां पर संसाधन भले ही पर्याप्त हों, लेकिन इनकी इकोनॉमी बड़ी नहीं है, इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी नहीं है।
और इस चीज को समझिएगा कि ये जो देश है ये आने वाले समय में अपनी आपको जो है वो ट्रेडिंग करते हुए देश के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो उनके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी और डेफिनेटली ये इसे कैश इन करेंगे। लगातार भारत जो है अपने रिलेशंस इंप्रूव करेगा। आप हमेशा पढ़ते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का विजिट हुआ, विजिट में क्या हुआ, याद रखें विजिट हुआ तो क्यों हुआ, दिस इज द टॉपिक एंड द टॉपिक इज जियोपॉलिटिक्स। और याद रखिए जियोपॉलिटिक्स का पढ़ने का सबसे बेस्ट मैनर यही होता है कि आप मैप पर उसे समझें, उसे मार्क करें, उसे अंडरस्टैंड करें, उसे फील करें। आज की इस क्लास में हम आर्कटिक को जो है वो कवर करेंगे इसी मैनर में। एक डायरेक्शन से ये हुआ और इसी तरह से जो है हम आर्कटिक के हर एक एंगल को, हर एक डायमेंशन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट याद रखिए कि मैं मानकर चलता हूं जो लोग फ्रीक्वेंटली या लगातार जो है वो क्लासेस को देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि उनके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये 31 अक्टूबर का बच्चे ये जो है बैच की क्लोजिंग डेट है, बैच नंबर ये सेकंड है, याद रखिएगा ये सेकंड बैच है और ये क्लोज हो जाएगा 31 को। आई थिंक आप जो जिस डे पर इस वीडियो को देखेंगे वो इस बैच का क्लोजिंग डेट होगा। तो याद रखिए कि अगर आप जो है वो 2024 को फोकस कर रहे हैं, 5 को फोकस कर रहे हैं या 6 को फोकस कर रहे हैं, आपके पास सारी वैलिडिटीज में ऑप्शंस आर अवेलेबल। याद रखिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो आपको जो है वो एक असिस्टेंस की आवश्यकता होगी। सोचकर देखिए कि अगर आपका 24 टारगेट है तो आप लेट हो रहे हैं, इसके लिए आपका सबसे बेस्ट फॉर्म ये होगा कि आप जो है इस वैलिडिटी के साथ, या वैलिडिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, किसी वैलिडिटी के साथ एंटर लें। और याद रखिए प्री के एग्जैक्ट पहले, यानी कि जिस समय पर प्री होगा उसके एग्जैक्ट पहले आप पाएंगे कि जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी एसआईपी की। एसआईपी का मतलब है सक्सेस इन प्रीलिम्स की क्लासेस, और ये क्लासेस विल बी गेम चेंजिंग फॉर यू। प्री के पहले याद रखें, मैं पहले भी समझा चुका हूं, 2 क्लासेस चल रही होंगी। एक आपकी जो है वो नॉर्मल जो क्लासेस, जो बैच की क्लासेस होंगी वो, और जो स्टूडेंट देने वाले होंगे उनके लिए एसआईपी की क्लासेस अलग से। और याद रखिए ये क्लासेस जो है फोकस्ड होंगी आपके प्री पर। और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आप सोचें कि एक बार सिलेबस पूरा कवर होगा, उसके पहले प्री के पहले भी एक बार कवर होगा, साथ में अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर जो है वो स्टूडेंट्स को बुलाएगा और उन्हें जो है वो तैयारी कराएगा मेंस की अपने खर्चे पर। इस पे बच्चे को और कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरीके से याद रखिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको एक मेंटोर अलॉट होगा। याद रखिए ये मेंटोर वाला जो कंसेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सोच कर देखिए छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, कभी आपका शेड्यूल नहीं बन पाता है, कभी आपका जो है वो मोटिवेशन कम हो जाता है, या फिर चीजों को लेकर डाउट्स बहुत क्रिएट होते हैं माइंड में, इन सभी का 1 स्टेप सोल्यूशन होगा मेंटोर। आप उससे कभी भी जो है वो बात कर सकते हैं, कॉल हो, वीडियो कॉल हो, या फिर आप उससे चैट के माध्यम से भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा कि ये बैचेस क्लोज हो जाएंगे आज की इस डेट पे 31 अक्टूबर पे। अगर आप इन कोर्सेज को इन प्राइजेस पे प्रिवेल करना चाहते हैं तो याद रखिए फैकल्टी कोड इज अवेलेबल। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो जो कॉस्ट यहाँ पर मेंशन्ड है आपको उस कॉस्ट पे ये कोर्सेज मिल जाएंगे। AK Live इज माय कोड। अगर मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह पाऊं तो मैं ये कहता, अगर मैं आपके सामने होता तो मैं जरूर आपको ये चीज कहता कि डियर ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आपके शिक्षा के ऊपर खर्च करा हुआ 1 पेनी भी आपको 1000 टाइम्स रिटर्न देता है। इसको समझिए कि आपको अगर इस तरीके से तैयारी करनी है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो मैं मानकर चलता हूं कि वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर मुझे इन बैचेस में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम बेसिकली क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे आप ये मैप देख पाएंगे। याद रखें मैं मैप पर आऊंगा, उसके पहले हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं बेसिकली आर्कटिक के बारे में। तो याद रखिए आर्कटिक जो है ये ओशन है, ओशन अर्थात ये एक महासागर है। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो महासागर आपको दिखाई देता है इसका नामकरण, देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जो आर्कटिक नेम है, आई डोंट थिंक कि आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी नोटिस भी करा होगा कि इसका नाम कहां से बिलोंग करता है। याद रखिएगा इसका जो नेम है ये भी, अब चूंकि ये एरिया न्यूज में आएगा, हर एक चीज जो है वो न्यूज में आएगी। याद रखें कि इसका नाम निकला है एक लैटिन वर्ड से। फाइन, ये निकला है एक लैटिन वर्ड से, लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड, और वो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग आपको समझना होगा। याद रखें वो वर्ड के बारे में कभी यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा एग्जैक्टली वो वर्ड क्या था, बट ये वर्ड आया कहां से है तो ध्यान से समझिएगा। याद रखें आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी जो है इस
शब्द को या इस थॉट को या इस कंसेप्ट को जरूर सुना होगा जिसे कहा जाता है सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में फाइन, आई थिंक आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। ये एक तारामंडल है और इसी तारामंडल का जो है वो नाम लैटिन लैंग्वेज में आर्कटिक से मिलता जुलता है, वहीं से इसका नेक्सस निकलता है। फाइन, तो ये तारामंडल जो है आने वाले समय में आपको क्वाइन करता हुआ दिखाई देगा। और याद रखें, आपको अपनी प्रिपरेशन इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए, अर्थात वो चीजें जो आ सकती हैं एग्जाम में उन्हें देखते हुए चलना है। तो याद रखिए कि ये जो नाम आपको दिखाई देता है ये सप्तऋषि तारामंडल का लैटिन वर्जन है। एक चीज, दूसरी चीज याद रखें कि ये जो तारामंडल आपको दिखाई देता है इसमें कुल मिला के 7 मेन स्टार्स हैं, यानी कि 7 मुख्य स्टार्स हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस तारामंडल में जो है टोटल 93 स्टार्स हैं, फाइन, यानी कि तारा है। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि ये नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली क्लियरली दिखाई देते हैं, उत्तरी ध्रुव से ये जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर? इसमें इस तारामंडल के बारे में और भी अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसे रीड कर सकते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो डेफिनेटली यू कैन मेंशन, हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना सकते हैं, पर इस पर स्वयं थोड़ी रिसर्च करने की आपको आवश्यकता होगी। फाइन, तो ये आर्कटिक की इस नेमिंग के बारे में याद रखें। इसी प्रकार से एक डायमेंशन और याद रखिएगा कि आर्कटिक जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिन देशों के साथ सीमा बनाता है वे देश भी रिकॉग्नाइज करते हैं सप्तऋषि तारामंडल को। ठीक है, और यहां पर याद रखें कि ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा। सबसे पहले तो याद रखें कि बिग बेर ये नाम जो है वो जनरली यूज करा जाता है यूएसए तथा कनाडा के द्वारा। इसी प्रकार से याद रखिए कि एक नाम और यूज होता है जिसे कहा जाता है आर्सा, मेजर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक और नाम याद रखिएगा पे तेयू, ये सप्तऋषि तारामंडल का जो है वो चाइनीज नेम है। ये सारे नाम आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए इन नामों को जो है वो याद रखिएगा। बहुत सारे नेशंस, और इसमें तो स्पष्ट तौर पर याद रखिए चीन इसे इस नाम से जानता है। ठीक, यानी कि अगर इन नेशंस के द्वारा नामकरण होता आर्कटिक का तो वो इससे मिलते जुलते होते। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग पर सेटल डाउन रखेंगे। इसी तरीके से याद रखिए जो आर्कटिक वाला एरिया है इसके लिए आपको सुपर इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक महासागर से जो देश सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं। ये सुपरफिशियल बात होगी, लेकिन वो पूछेगा कैसे, तो याद रखिए आने वाले समय में जैसा मैंने बताया और अभी हम डिटेल में से कवर भी करेंगे कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इस एरिया से जो है बर्फ पिघलेगी, बर्फ के नीचे जो है आपको दिखाई देगा कि तेल है। तो इस समय पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किन देशों को यह मिलने वाला है। तो पहले चीज याद रखें कि ये जो एरिया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक काउंसिल है जिसे कहा जाता है आर्कटिक काउंसिल। अब यहां ध्यान से सुने, याद रखें इस आर्कटिक काउंसिल में जो है वो कितने देश आते हैं, कितने नेशंस आते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है टोटलिटी में आप देखेंगे कि लगभग 8 नेशंस आते हैं, यानी कि 8 देश जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें याद रखिए कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें दिखाई देगा यूएसए, सेकेंडली इसमें आपको दिखाई देगा कनाडा, थर्डली याद रखिए इसमें दिखाई देगा रशिया। इसी प्रकार से याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा ग्रीनलैंड, और ये याद रखिए ग्रीनलैंड के फॉर्म में आपको यहां पर जो है वो डेनमार्क दिखेगा, क्योंकि डेनमार्क इसके जो है ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंदर आता है। याद रखिए कि डेनमार्क का उपनिवेश नहीं है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज नॉट कॉलोनी ऑफ डेनमार्क। यह याद रखिए कि एक समय पर एक किंगडम था जिसे कहा जाता था किंगडम ऑफ डेनमार्क। इसमें नॉर्वे भी आता था, इसमें स्वीडन भी आता था, इसमें फिनलैंड भी आता था, आइसलैंड भी आता था और ग्रीनलैंड भी आता था। धीरे धीरे करके इस किंगडम से सभी जो है वो देश एक एक करके अलग हो चुके हैं। इनके मध्य कोई डिस्प्यूट नहीं है। याद रखें ये इन देशों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, मतलब इन जनरल लड़ झगड़ कर अलग नहीं हुए जैसे इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ, इस प्रकार का जो है वो सेपरेशन नहीं था। आज के समय एग्जैक्टली उस समय जो कंडीशंस थी वो अलग थी, बट आज के समय कंडीशंस काफी ठीक ठाक हैं। और ये भी याद रखिएगा
कि जो डेनमार्क है उसने कब्जाया नहीं है ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड जो है वो फेवर करता है, जिनके लोग चाहते हैं डेनमार्क के साथ कंटिन्यू करना, इस कारण वो कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से याद रखें, यहां पर आपको डेनमार्क दिखाई देगा, तो यूएस हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, डेनमार्क हो गया। इसके अलावा याद रखिए आपको यहां पर सीधा सीधा दिखाई देगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एंड याद रखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 एंड द वन इज लेफ्ट, आई थिंक आप सभी गेस कर पा रहे होंगे, द लास्ट वन इज आइसलैंड। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आपको जो है ये 8 देश दिखाई देते हैं जो आर्कटिक के साथ जो है वो सीमा बनाते हैं। अब इसी के साथ याद रखें कि आपको कुछ चीजें इस पे एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। जैसे अब मैं यहां से डिस्कस करना चाहता हूं कि आर्कटिक ओशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां एक डायमेंशन निकल कर आता है, बहुत ध्यान से देखें, याद रखें, इसे बेसिकली कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, इसे बेसिकली कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, इस चीज को समझिएगा। याद रखें कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सभी को पता है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट को किस तरीके से समझना चाहिए, अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब समझो, याद रखें कि पृथ्वी के अंदर दिस इज अ वेरी जेन्युइन फिनोमिना, ये बिल्कुल सामान्य सा एक फिनोमिना है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो एक स्थान पर तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक सामान्य सी बात है, आप भूल जाइए कि कोयले के जलाने से किसी प्रकार का प्रदूषण होता है और भूल जाइए कि हमने कुछ करा है। तो याद रखें, एक सहज क्रिया है, एक नॉर्मल प्रोसेस है पृथ्वी के अंदर तापमान का तेजी से बढ़ना, बढ़ते हुए जो है एक पीक तक पहुंचना, जहां पर सारे जो उत्तरी ध्रुव है या फिर सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और ये सारे ग्लेशियर्स पिघलने के बाद ये सारा जल जो है वो सागरों में जाएगा। याद रखिए, जब ये सागर में जाएगा तो सागर के ऊपर दबाव डालेगा, सागर की प्लेट पतली होती है, ये जल्दी ही अपना दबाव जो है वो ट्रांसफर कर देगी नीचे। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि प्लेट्स आर एक्चुअली फ्लोटिंग अबव अ डक्टाइल लेयर। जो प्लेटें हैं वो एक लावा की, मैग्मा की सतह के ऊपर, एक क्षेत्र के ऊपर उतरा रही हैं, तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। ये दबाव डालेंगी उस मैग्मा की लेयर्स पे, और याद रखिए उस दबाव के कारण जो है पृथ्वी के हर एक स्थान पर ज्वालामुखी का विस्फोट प्रारंभ हो जाएगा। जो विस्फोट होगा बच्चे याद रखिएगा, उस विस्फोट से जो गैसेस निकलेंगी, अगर मैं इस प्रकार से आपको दिखाऊं तो याद रखें कि ये एक पृथ्वी का जेन्युइन फिनोमिना है कि समय के अनुसार इसे कहा जाता है ग्लेशिएशन, डीग्लेशिएशन का काल। यानी कि एक बार हिमयुग आता है, हिमयुग के बाद तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके तापमान बढ़ता इतना जाता है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी मैग्मा हैं, जितने भी ज्वालामुखी हैं, उनमें विस्फोट होता है। और याद रखिए, जब भी कभी ज्वालामुखी उद्गार होगा, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ना समझ लें, जब कभी ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसमें सबसे ज्यादा मैग्मा बाहर नहीं आता है, सबसे ज्यादा जो है वो क्या बाहर आती है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा डस्ट और एशेस बाहर आता है। और ये याद रखिए, ये डस्ट और एशेस जो हैं, अर्थात जो धूल और राख के कण हैं, जरा मैं इसे इस तरफ लिख दूं, चलिए 2 मिनट बाद मैं इसे यहां पर लिख भी दूंगा। याद रखें, ये जो डस्ट और एशेस हैं, इसके कण याद रखिएगा कि ये वायुमंडल के ऊपर जमा हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, और अर्थ का द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के लिए ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या, सनलाइट। याद रखें, ये सनलाइट को कर देंगे ब्लॉक, और याद रखिए सनलाइट के ब्लॉक हो जाने से नीचे पृथ्वी के अंदर जो है वो तापमान कम हो जाएगा, और याद रखिए यही तापमान के कम होने के कारण पृथ्वी पर हिमयुग आ जाएगा। अर्थात एक बार हिमयुग आएगा, एक बार जो है आइस एज आएगी, उसके बाद आप याद रखें, जस्ट अ सेकेंड, एक बार हिमयुग आएगा और उसके बाद जो है इस प्रकार से चलते हुए आइस एज आएगी। हिमयुग आएगा, उसके बाद इंटर ग्लेशिएशन का काल आएगा, अंतरा हिमयुग का समय आएगा, इसे कहा जाता है अंतरा हिमयुग। और याद रखिए, इस अंतरा हिमयुग के समय तापमान अर्थात जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और याद रखिए इसी का पीक होगा कि सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और इसी के पश्चात जो है आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वालामुखी
उद्गार वॉल्केनिक इरप्शन, या इसे वॉल्केनिज्म भी कहा जाता है। और इसी के पश्चात याद रखिएगा कि आप जो है वो पाएंगे फिर से जो है वो हिम का युग आ जाएगा, हिम युग आ जाएगा। और अब समय के साथ सूर्य से चलने वाली जो सौर पवनें हैं या सौर मंडल की पवनें हैं, ये पवनें इस धूल के बादल को, ये है धूल, डस्ट एंड एशेस तथा राख, इसका जो कवर है, एनवलप है, जो लग चुका है पृथ्वी के चारों ओर, इसे ये हटाएंगी सौर पवनें, और धीरे धीरे करके फिर हिमयुग समाप्त होगा और पुनः अंतरा हिमयुग का समय आ जाएगा। फिर से तापमान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक पीक पर पहुंचेगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, याद रखें। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज क्या है, तो अब समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वास्तविकता में आप पाएंगे कि ये वो स्थिति है जहां पर जो प्रोसेस प्राकृतिक रूप से होती है हम उसे फास्ट कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से बल्कि होता यह है कि पृथ्वी का तापमान जो औसत रूप से बढ़ना चाहिए उसे बढ़ा दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो स्टूडेंट लिटरली तैयारी कर रहे होते हैं, आप उन्हें देखें, जो एक्सपर्ट गाइडेंस की मैं हमेशा बात करता हूं, आप समझिए इस चीज को कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी पढ़ने से पहले बहुत सारी कॉपियां पढ़ चुका होगा, उसको वो सारी इंफॉर्मेशन पहले से पता होंगी, वो एडवांस है, वो एक्सपर्ट है। सभी लोग ये लिखने वाले हैं, और आप देख लीजिएगा कि सामान्यतः अगर आप किसी से पूछें तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज क्या है, तो यही आंसर देने वाला है कि हमारे द्वारा या किसी भी कारण से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। पर यह डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, यह सतही है, छठी क्लास के बच्चे को भी यह पता है। याद रखें, वास्तविकता में जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आप इंटरग्लेशिएशन, अंतरा हिमयुग के समय तापमान में वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इसी कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की कंडीशन आती है। अदरवाइज सामान्य तौर पर तो पृथ्वी धीरे धीरे करके गर्म होगी ही। हम अंतरा हिमयुग में हैं, एक समय पर अंत ऐसे ही आएगा, और इसी प्रकार से डायनासोर का हुआ भी था। जितना समय हमें पृथ्वी पर हुआ है उससे बहुत ज्यादा समय तक डायनासोर्स पृथ्वी पर सरवाइव करे थे और उन्होंने राज करा था। वो हमसे ज्यादा फिट थे और उस समय सरवाइव कर चुका था, और उसके बाद डिग्लेशिएशन के पश्चात हिमयुग आया और ये जीव समाप्त हुए। यही कुछ होना है। पृथ्वी जो है अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन कर चुकी है, यानी कि 5 बार ऐसे जीव आए जिन्होंने पृथ्वी पर राज करा और फिर पूरी तरह से वो समाप्त हुए। ऐसा ही कुछ मानव के साथ भी होगा। आज हम पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, एक समय पर ज्वालामुखी उद्गार होगा, वोल्केनिक इरप्शन कह लीजिए या मीटियोर की बॉम्बार्डिंग कह लीजिए। इससे जो है पृथ्वी अस्थिर होगी, बहुत सारे ज्वालामुखी फटेंगे और धीरे करके जो है वो सारे जीव समाप्त हो जाएंगे और नई वैरायटी ऑफ स्पीशीज आएंगी। ये जेन्युइन साइकिल है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज क्या है, तो याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इस चीज की स्पीड को बढ़ा देना है। यह है एक्चुअल ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। किसी दिन इस पर डिटेल में क्लास अगर आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं इस पर डिटेल में क्लास बनाऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, और ये एक हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है आने वाले समय में। इससे प्रश्न तो खैर आने वाले में क्या, मुझे इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखें प्रीवियस ईयर, बीते 5 सालों में ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा जब इससे प्रश्न ना आए हों। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज। अब समझिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, इसके कारण आर्कटिक वाले एरिया में क्या होता है एग्जैक्टली। तो अब समझिए कि इसके कारण, अब आप कहेंगे सर ये तो एकदम सिंपल सी बात है, इसके कारण जो है वो आर्कटिक में मेल्टिंग हो रही है, ये पिघल रहा है। बट याद रखिए कि बात केवल इतनी नहीं है। अब इसका सेकेंड डायमेंशन देखते हैं। आइए यहां हम इसे अलग से देखते हैं, ध्यान से समझिएगा और अपना कंसंट्रेशन जो है वो इस स्थान पर रखने का प्रयास करिएगा। ओके, मैं यहां लिखता हूं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आपने देखा, इसका संबंध हमारे आर्कटिक वाले टॉपिक से कैसे है। तो अब हमें मैप की आवश्यकता होगी और इसी समय के लिए मैंने पहले से मैप बना भी रखा था। फाइन, आइए यहां देखें ध्यान से।
आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, अब इसको समझना स्टार्ट करें। पहले इसकी मैपिंग पर आ जाएं, फिर मैं जो है उसके दूसरे पार्ट पर आऊंगा। याद रखें कि आर्कटिक वाले क्षेत्र में जो आपको नेशंस दिखाई देते हैं, ये आपको पीछे दिख जाएंगे एग्जैक्टली। यहां आपको जो है वो रशिया वाला पार्ट दिखाई देगा। और अब मैं 2 से 10 मिनट तक जो है वो आपसे इस मैप पर डिस्कशन करूंगा, फिर हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे। कहां पर? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, दोनों का कनेक्शन है, इसलिए मैं इस मैनर को फॉलो कर रहा हूं। याद रखें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में जो क्षेत्र आपको, जो सागर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। ये पृथ्वी का जो है, आप कह सकते हैं गिनती के हिसाब से 5वां आप लगा लें, ये 5वां सागर है। इसमें आपको याद रखना है कि जैसा मैंने देश बताया, एक आपको ग्रीनलैंड दिखाई देगा, ये डेनमार्क किंगडम का पार्ट है। सेकंड आपको याद रखना है आइसलैंड दिखाई देगा। अब सुनिए, याद रखें, हम कहते हैं कि कनाडा पार्ट है, लेकिन कनाडा कैसे पार्ट है? तो याद रखिए, कनाडा के आपको जो है एक तो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप दिखाई देगा, एक विक्टोरिया द्वीप दिखाई देगा, और एक बैंक्स नाम से जो है वो द्वीप दिखाई देगा। तो ये 3 द्वीप के कारण कनाडा सीधी सीमा जो है वो बना लेता है किसके साथ? उत्तरी ध्रुव के साथ। इन द्वीपों का नाम माइंड पर सेटल रखिएगा, आने वाले समय में ये क्षेत्र की मैपिंग सुपर इंपॉर्टेंट होगी। इसी प्रकार से याद रखिए कि अमेरिका जो बॉर्डर बनाता है वो अलास्का वाले एरिया से बनाता है। अलास्का इनिशियली वाज पार्ट ऑफ यूएसए। अलास्का पहले जो है, माफ कीजिएगा, रशिया का पार्ट था, या उस समय यूएसएसआर कहते थे इसे। तो अलास्का इनिशियली वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर, या आप कह लीजिए रशिया। फिर इसे बेच दिया गया था रशिया के द्वारा, किसको? यूएसए को। कारण क्या था? तो कभी हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों रशिया ने जो है, या क्यों आप कह लीजिए सोवियत एम्पायर ने इस क्षेत्र को बेचा यूएसए को, जबकि उस समय बहुत कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे। इसका एक कारण जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और याद रखें, इससे आपको पॉलिटिक्स की समझ आएगी। याद रखें कि ये पॉलिटिक्स जो भी है वो डिराइव ज्योग्राफी से ही होती है। तो इस पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, बट इतना समझ लें कि ऐसा हुआ था। जो अलास्का वाला पार्ट है, इसको याद रखिए, पॉलिटिकली पार्ट है किसका? यूएसए का, लेकिन ज्योग्राफिकली ये साइबेरिया का हिस्सा है। साइबेरिया का ही एक विस्तार है जो आगे जाता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज याद रखें कि जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव तो इस स्थान पर है, लेकिन पृथ्वी का अपना चुंबकीय ध्रुव भी होता है। चुंबकीय ध्रुव क्या है? तो याद रखें, कुछ इस तरीके से आप इसे समझ पाएंगे कि यहां मैं रफली इसे यूज करता हूं। याद रखें कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का यहां पर आपको उत्तरी ध्रुव दिखाई देगा, यहां दक्षिणी ध्रुव दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगी। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, लेकिन जो मैग्नेटिक पोल है वो इस प्रकार से होते हैं। ये हमारा जो है वो मैग्नेटिक पोल है। तो याद रखिए, हमारा जो मैग्नेटिक पोल है वो उत्तरी ध्रुव से अलग है। ठीक, अब ये कहां पर है? तो याद रखिए कि ये जो है ये उत्तरी ध्रुव के इस तरफ। अब ये कौन सा तरफ है? तो याद रखें कि उत्तरी ध्रुव को अगर आप सतह मान लें तो इससे उत्तर पूर्व की दिशा में आपको पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल दिखाई देगा। और इसे याद रखने के लिए सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा कि ये कनाडा के जो है वो क्षेत्र की तरफ शिफ्टेड है। ठीक, कनाडा के क्षेत्र की तरफ शिफ्टेड है और बैंक्स आइलैंड के सामने आता है। ठीक है, एग्जैक्टली बैंक्स आइलैंड के आगे तो कुछ और भी आइलैंड्स है, बट जो मेजर आइलैंड है वो याद रखें कि वो बैंक्स आइलैंड है। ये कनाडा के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, याद रखिए इंटरनेशनल डे लाइन। अब ये इंटरनेशनल डे लाइन क्या है? तो पहले तो इसे समझ लें और याद रखें कि ये लाइन सुपर इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो समझिएगा, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी वाली मैराथन देखी होगी तो वहां मैंने स्टार्टिंग में ही टाइम कैलकुलेशन समझाया था। तो मैं आज की क्लास में उस चीज को नहीं समझाने वाला हूं कि कैसे आप ये कैलकुलेट करेंगे कि पृथ्वी में अगर किसी स्थान पर, या मान लीजिए भारत में अभी 12 बजा है, तो बताइए कि यूएसए में 66 डिग्री, एग्जांपल ले रहा हूं तो एग्जैक्टली डेटाज आर नॉट सेम। अगर भारत में 6 बजा है तो यूएसए में 66 डिग्री अक्षांश पर कितना बजा होगा, इसे किस प्रकार से कैलकुलेट करना है मैं सिखा चुका हूं। बट अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी आप पृथ्वी में किसी भी अक्षांश को अगर पश्चिम से पूर्व की दिशा में पार करते हैं तो याद रखिए कि आप क्या करते हैं? समय ऐड करते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने इंटरनेशनल डे लाइन को क्रॉस करा इस प्रकार से, तो आप एक दिन माइनस कर लेंगे, आप पीछे कर लेंगे उसे। इस चीज को याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डे लाइन के एक तरफ और दूसरी तरफ जो डेज हैं उसमें परफेक्टली 24 आवर्स का अंतर होता है। और यही कारण है कि इस इंटरनेशनल डे लाइन को, इस लाइन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डे लाइन। और याद रखिए, इस इंटरनेशनल डे लाइन को किसी भी देश से पास नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस देश के अंदर जो है वो 2
दिन एक साथ चल रहे होंगे। आप इमेजिन करें, आप अपनी स्कूटी लेकर जो है वो जा रहे हैं, आपने क्रॉस करी गाड़ी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, आपका ऑफिस जो है वो इस एरिया में आता है, आपका घर दूसरे एरिया में आता है, हफ्ते में 2 संडे मनाएंगे। फाइन। कारण क्या है? कारण यह है कि इंटरनेशनल डे लाइन पास होती है, तो इंटरनेशनल डे लाइन के दोनों तरफ आपको एक दिन का अंतर दिखाई देगा। और याद रखिए, ये इंटरनेशनल डे लाइन किसी भी देश को नहीं काटनी चाहिए। यही कारण है कि इंटरनेशनल डे लाइन को बनने के साथ ही जिग-जैग पैटर्न में ढाला गया, जिग-जैग पैटर्न में चेंज करा गया। और कारण यह है कि अगर ये लाइन किसी भी क्षेत्र से पास हो जाए तो याद रखिए कि वहां 2 टाइम जोन आ जाएंगे। तो यहां आपको ध्यान देना है कि इंटरनेशनल जो डे लाइन है वो साइबेरिया को क्रॉस करती, और साइबेरिया में 2 दिन हो जाते एक साथ। इस कारण इसे जो है वो टर्न लिया गया, और टर्न लेने के बाद याद रखिए इसे बेरिंग के सागर से गुजारा गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डे लाइन जो है वो टिल्टेड है, साइबेरिया को कट करती नहीं, कट करती है। कारण यह है कि इसे जो है जिग-जैग पैटर्न में बनाया गया है। अब यहां पर आपका एक वर्क होगा ऑक्सफोर्ड का, अगर आपके पास स्टूडेंट एटलस है तो पेज नंबर 78 या 79 के आसपास जो है ये मार्किंग आपको दिखाई देगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम का जो है वो एटलस यूज करते हैं तो आपको नियर अबाउट 91 के आसपास ये मार्किंग मिलेगी, और नहीं तो 101 के पास ये मार्किंग मिलेगी। आप मुझे देखकर ये बताएंगे कि इस लाइन को कितने बार जो है वो मोड़ा गया है और किस किस देश के लिए इसे टर्न करा गया है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये कितने बार टर्न लिया, और ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो इंटरनेशनल डे लाइन है उसे टिल्ट एंड ट्विस्ट करा गया, साइबेरिया को अलास्का से अलग करने और बिना साइबेरिया को 2 दिन एक साथ दिए। ओके, तो एक मैग्नेटिक पोल वाला डायमेंशन आपको याद रखना है, दूसरा डायमेंशन आपको जो है वो साइबेरिया वाला याद रखना है। अब यहां पर आ जाइए, इसके पहले मैं इस चीज को पहले बता भी चुका हूं, हम फिर से भी इसे देखेंगे। याद रखें कि इंटरनेशनल डे लाइन के पश्चात आपको ईस्ट साइबेरियन सी दिखाई देगा, फिर लैप्टिव सी दिखाई देगा, फिर कारा सी दिखाई देगा, फिर बेरेंट सी दिखाई देगा, और इसके नीचे यहां चले जाएंगे तो आपको नॉर्वेजियन सी दिखाई देगा। नॉर्वेजियन से और नीचे चले जाएंगे तो आपको नॉर्थ सी दिखाई देगा, और अगर नीचे चले जाएंगे तो इंग्लिश चैनल के द्वारा करप्ट ब्रिटेन दिखाई देगा और अलग होता हुआ दिखाई देगा फ्रांस से, और नीचे चले जाएंगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी दिखाई देगा, और अंदर निकल जाएंगे तो वहां से रेड सी जा सकते हैं आप सुएज कैनाल का यूज करके, बाब अल मंडेब की संधि से होते हुए आप अरब सागर जा सकते हैं, वहीं से होते हुए आप बंगाल की खाड़ी वाया पाक स्ट्रेट जा सकते हैं, और सामने आपको दिखाई देगा चाइना का चोक पॉइंट जिसे कहा जाता है क्या, मलक्का। मलक्का से होते हुए आप साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से जापान सी, जापान सी से ओखोटस सी, ओखोटस सी से होते हुए बेरिंग सी पर आ जाएंगे। ये पूरा मैंने आपको जो है एक चक्कर घुमाया किसका, पृथ्वी का लोकल सीज के माध्यम से। फाइन। तो आपको कुछ इसी प्रकार से जो है वो याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पृथ्वी के प्रमुख लोकल सीज यानी कि जो छोटे सागर हैं इन सभी को मैंने मार्किंग कराई है। आप वहां जाकर देखें, आपको इसी प्रकार से माइंड पर ये स्किलफुल तरीके से याद होना चाहिए। फाइन। तो अब याद रखें कि यहां पे ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टिव सी, कारा सी, बेरेंट सी। अब यहां जानने योग्य बात क्या है, तो याद रखिए नोवाया और जिमालिया ये 2 आइलैंड्स हैं। ये किसके हैं? तो ये रशिया के हैं। याद रखिए इन आइलैंड्स के माध्यम से जो है बेरेंट और कारा सी जो है आपस में अलग होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। कारण क्या है अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहली चीज तो इसे सेटल डाउन कर लीजिए दिमाग में कि नोवाया और जिमालिया ये 2 ऐसे द्वीप हैं जिसके माध्यम से जो है बेरेंट और इस स्थान पर कारा सी दिखाई देगा, ये आपस में अलग होते हैं। तो बेरेंट और कारा को ये आइलैंड्स अलग करते हैं। इसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दिख रहा है। ओके, तो इस चीज को आपने अपने माइंड पर सेटल कर लिया। क्या क्या? तो सबसे पहले तो याद रखें कि जो इंटरनेशनल डे लाइन है ये साइबेरिया से ट्विस्ट होते हुए निकली है। साइबेरिया के पास इसे टर्न लिया गया है साइबेरिया को विभाजन से बताने के लिए, इसको अलास्का से अलग करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो नॉर्थ पोल है और हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसकी डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर लोकल सीज हैं और लोकल सीज का ऑर्डर कैसे है तो आपको मैंने बताया ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टिव, कारा और बेरेंट सी। बेरेंट सी के नीचे याद रखिएगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। ये नॉर्डिक नेशंस में आते हैं, इन्हें ही स्कैंडिनेवियन नेशंस कहा जाता है। यहां जो दिखाई दे रहे हैं याद रखिए इन नेशंस को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। कनाडा कौन से आइलैंड्स के माध्यम से जो है वो उत्तरी ध्रुव के साथ सीमा बनाता है तो याद रखिए क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, सेकंड विक्टोरिया द्वीप और थर्ड बैंक्स द्वीप। ये कनाडा के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, ये इसके माध्यम से जो है वो सीमा साझा करते हैं। अब इसका क्या यूज है तो देखिए मार्क करा देना मार्किंग कहलाता है और उसके बाद उसे जियोपॉलिटिक्स से कनेक्ट कर देना यूपीएससी है।
तो याद रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण होगा क्या, आर्कटिक जो है वो पिघलेगा। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आर्कटिक जो है वो मेल्ट होगा तो इससे होगा क्या, तो समझिए ड्यू टू दिस प्रोसेस, याद रखें कि आर्कटिक का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो फ्री हो जाएगा। किससे? क्षेत्र फ्री हो जाएगा परमाफ्रॉस्ट से। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है, तो आइए समझते हैं। याद रखें कि ये फ्री होगा परमाफ्रॉस्ट। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है, तो परमाफ्रॉस्ट का मतलब है साल भर हिमाच्छादन, हिम आवरण। और ये जो हिम आवरण है, याद रखिए ये हिम आवरण साल भर नहीं रहेगा, यानी कि बर्फ पिघलेगी। अब ये बर्फ का पिघलना एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि याद रखें एक समय पर ये जो आपको उत्तरी ध्रुव दिखाई दे रहा है या आर्कटिक दिखाई दे रहा है, यहां पर एक समय जो है वो वनस्पतियां थीं। और ये याद रखिए कि ये जो वनस्पतियां थीं, ये वनस्पतियों का एक समय पर पृथ्वी के अंदर जाना हुआ। अब कभी हम डिटेल में पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ देखेंगे, तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि कार्बोनिफेरस काल के आसपास जो है एक विशालकाय वनस्पति हुआ करती थी जिसे कहा जाता था ग्लोसोप्टेरस। याद रखिए ये वनस्पति जमीन के अंदर चली गई पर्मियन काल में, जब पृथ्वी पर भ्रंशन की क्रिया हुई। और याद रखिए इसी पर्मियन के काल में आपको जो है, जो मैंने मार्किंग कराई थी, आपको शायद ध्यान होगा कि ब्लैक सी और सॉरी माफ कीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर वॉसजेस या फिर पिरेनीज, ये जो ब्लॉक पर्वत है इनका निर्माण हुआ था। और याद रखिएगा इसी समय पर जो है पृथ्वी पर भ्रंशन की क्रिया हुई, ब्लॉक पर्वत बने, और जिन क्षेत्रों पे विशालकाय वृक्षों का आवरण हुआ करता था वो वृक्ष जमीन के अंदर चले गए। और उसी काल में जो है यहाँ पर भी भ्रंशन हुआ करा और यहाँ के वृक्ष भी चले गए। जो आज के समय आपके दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जीवाश्म ईंधन, तो किसका जीवाश्म, तो इसका जीवाश्म। तो याद रखिए कि इस काल में ऑयल के जो है वो रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। और ये जो ऑयल रिसोर्सेस हैं, याद रखिए कि आने वाले समय में अब ये फ्री होंगे, ये क्षेत्र फ्री होगा। अब जब ये क्षेत्र फ्री होगा तो हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो अब देखिए एक चीज आपको क्लियर हो गई कि ऑयल मेल्ट होगा। अब ये देखिए कि ये किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसका प्रभाव सबसे स्पष्ट कहां दिखेगा। तो याद रखिए इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव जो है आपको नोवाया जेमाल्या या आप कह लीजिए साइबेरिया, यहां दिखेगा स्पष्ट, साइबेरिया के इस तरफ वाले पार्ट में। और इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए इसमें आपको जो है वो लैप्टिव और कारा, यहां पर जो है वो मेल्ट होने की संभावना है, ठीक। और दूसरी चीज याद रखिए कि इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो जो आपको देश दिखाई देते हैं, नॉर्वे, इसी प्रकार से स्वीडन, इसी प्रकार से आपको जो है वो डेनमार्क या आप कह लीजिए ग्रीनलैंड वाला पार्ट, फिनलैंड पहले आएगा लेकिन ये याद रखिए कि ये देशों में आपको, साइबेरिया बाय डिफॉल्ट रशिया का मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इन देशों में आने वाले टाइम पर आर्कटिक की मेल्ट के साथ इस क्षेत्र में सबसे पहले बर्फ पिघलने की संभावना है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट हाँ ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा या सबसे पहले बर्फ पिघलने की संभावना है, तो इन क्षेत्रों में पिघलेगी। और याद रखिए कि ये अगर तेल बाहर आता है तो अब यहां पर जियोपॉलिटिकल चेंजेस बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे, तो समझिएगा। याद रखें कि भारत, आप इंडिया कह लीजिए या आप चाइना कह लीजिए या आप जो है वो और कोई बड़ा नेशन कह लीजिए, बट इन दो को जरूर याद रखिएगा। ये दोनों ही देश क्या हैं, ये दोनों ही देश जो है वो ऑयल डेफिसिट नेशन है, ये तेल का निर्यात करते हैं, फाइन माफ कीजिएगा तेल का आयात करते हैं, ठीक। इन तीनों को ही जो है वो ऑयल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब समझिएगा कि प्रॉब्लम ये है या फिर कंडीशन ये बनेगी कि अब ये दोनों ही देश चाहेंगे किसके साथ रिश्ते बनाना, चाहेंगे बेसिकली इन नॉर्डिक नेशंस के साथ रिश्ते बनाना। अब इसमें एक डायमेंशन याद रखिएगा कि रशिया के साथ दोनों के संबंध बेटर हैं और रशिया से दोनों ही ऑयल लेते हैं और
रिसेंट एरा में जहां पर जो है यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, इन देशों ने खास मतलब स्पष्ट तौर पर इंडिया और चाइना ने जो है वो एक लाइन जो है यूरोप में कही जा रही थी जिसमें कहा गया कि इंडिया इज स्पॉन्सरिंग द वॉर ऑफ यूक्रेन। फाइन, भारत बेसिकली जो है स्पॉन्सर कर रहा है रशिया को युद्ध लड़ने के लिए, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। अब समझिए इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि रशिया जो है इतने समय तक, लंबे टाइम तक वॉर में सरवाइव क्यों कर पा रहा है या फिर अपनी इकोनॉमी चला कैसे पा रहा है? तो सीधी सीधी बात है, यूरोपियन नेशंस ने जो है तेल खरीदना बंद कर दिया। किससे? रशिया से। रशियन इकोनॉमी डाउन होगी। बट याद रखिए कि जितना ये यूरोपियन नेशंस जो है वो खरीद सकते हैं, उतना हम भी जो है एक पोटेंशियल बायर हैं। हम बहुत ज्यादा तेल खरीदते हैं। और ये याद रखिए कि जहां हमारा कंट्रीब्यूशन, जहां रशिया के ऑयल का कंट्रीब्यूशन हमारे क्षेत्र में रफली अराउंड 2-4% का रहा करता था, वो आज के समय अबव 50 पहुंच रहा है। अब ये समझिए कि भारत अपने फुल स्ट्रेंथ से जो है रशिया से अगर ऑयल खरीदेगा तो रशिया जो है वो लंबे समय तक वॉर कंटिन्यू कर सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है, जो माफ कीजिएगा, जो भारत की सबसे बड़ी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड। ये ONGC विदेश लिमिटेड जो है वो रशिया में साइबेरिया के लिए वहां से ऑयल निकालती है। अब इस चीज को देखिए कि भारतीय कंपनियां रशिया में जाकर रशिया के लिए ऑयल निकाल सकती हैं, तो हमारा कितना बेटर कोऑर्डिनेशन है रशिया के साथ। तो रशिया इज नॉट अ थिंग जहां हम ये सोचें कि हमारे लिए जो है वो ऑयल की किसी प्रकार से समस्या होगी। लेकिन काम की बात यह है कि याद रखें कि ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, खासकर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, याद रखें कि हमने जो है वो बहुत ज्यादा कोई एंगेजिंग रिलेशंस नहीं बनाए कभी इन देशों के साथ। हमारी एम्बेसीज पहले भी थी, पर ये याद रखिए कि इनके साथ अब जो है वो दोनों ही देश, दोनों से मेरा आशय क्या है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि चाइना और इंडिया अब इन 3 देशों के साथ जो है वो लगातार अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या जो है वो समझना चाहिए? तो याद रखें कि अब आपको पता चलेगा एक चीज तो ये कि मुझे बेहतर तरीके से अभी ध्यान नहीं, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, वैसे मैं काफी हद तक सही हूं और हो सकता है रॉन्ग हूं तो भाई अपडेट कर लीजिएगा, कि नरेंद्र मोदी ही वो पहले पीएम बने जो इन देशों में विजिट करें। अब इसका कारण ये थोड़ी है कि बाकी के पीएम जो है वो जाना नहीं चाहते थे, बस मैं यही समझाना चाहता हूं, इंटरेस्ट यूज टू मेक रिलेशन, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे। याद रखिए संबंध हमेशा इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं, तो आपको इंटरेस्ट फुल बनना है, आपको दूसरे का इंटरेस्ट बनना है, तब जो है वो रिलेशन बनेगा। और याद रखिए कि इन नेशंस के पास अब इंटरेस्ट है। फाइन, नाउ अब हमारी बारी है इनसे रिलेशन बना। अब याद रखें कि जो संबंध होते हैं वो दोनों तरफ से बनते हैं। एक तरफ से आप बढ़ोगे आगे, दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिलेशन नहीं होगा। अब समझिए कि अगर रिलेशन चाहिए है तो आपको दिखाई देगा कि जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, इनके लिए पॉलिटिकली याद रखिएगा कि ये जो देश हैं, ये देश वास्तविकता में रिच जरूर हैं, फाइन, बट दे आर रिच बट दे आर नॉट ट्रेडर्स। ये व्यापार नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। नो डाउट दे आर रिच, मैं यहां लिख दूं और ताकि आपको ये याद रहे। फाइन, याद रखिएगा ये रिच हैं बट ट्रेड नहीं करते, नॉट ट्रेड। अब चूंकि ये ट्रेड नहीं करते, परफेक्टली एक चीज जानते हैं, आज नहीं तो कल इस संपन्नता पर जो है प्रश्न चिन्ह जरूर आएगा। ये संपन्न इसलिए है क्योंकि जनसंख्या नहीं बढ़ रही या फिर जनसंख्या ज्यादा नहीं है। पर याद रखें चीजें चेंज होने में समय नहीं लगता। एक टेक्नोलॉजी आती है, एक देश जो है विकसित हो जाता है, एक टेक्नोलॉजी चली जाती है, पुरानी हो जाती है, देश का देश पिछड़ जाता है। फाइन, तो याद रखें कि ये देश हमेशा चाहेंगे कि हम उन देशों के साथ ट्रेड करें जो आने वाले समय में मार्केट हों, और इंडिया एंड चाइना आर द बिगेस्ट मार्केट ऑफ वर्ल्ड। फाइन, दे कैन बाय एवरीथिंग ऑन एनी कॉस्ट, बस इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। फाइन, तो इस चीज को याद रखिए। आर्कटिक के मेल्ट होने से एक चीज तो याद, ये ऑयल वाला पार्ट, ऑयल वाले पार्ट से ये क्षेत्र याद रखिए। क्षेत्र में मैंने आपको सी बता दिया, सी के बीच में एरिया बता दिया, यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आइए मैप पर आपको एक जो है लोकेशन और समझाने का प्रयास करता हूं। याद रखें
कि ऐसा नहीं है कि केवल इस ही पार्ट में, खासकर ये वाले क्षेत्र में जो है मेल्टिंग के बाद तेल निकलेगा, तेल तो इस पूरे क्षेत्र से निकलेगा। इस चीज को याद रखिए, जो ऑयल है वो परफेक्टली हर जगह से निकलेगा, लेकिन ये एक पोटेंशियल एरिया है क्योंकि यहां पर जो है वो मेल्टिंग की प्रोसेस थोड़ी सी फास्टर है। इसका रीजन कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो आर्कटिक वाला एरिया है यहां पर एक तो गर्म पानी की जलधाराएं भी सीधे प्रवेश कर पाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये पोर्शन जो है इस तरफ आपको जनसंख्या या इस तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तीव्र दिखेगा, इधर से फिर नीचे जाओगे तो कंडीशंस आर थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। तो ये एक चीज आपको पता हो। इसके अलावा अब आ जाइए, ये हो गया इसका पॉलिटिकल पार्ट, और मैं चाहता था कि हम पहले पॉलिटिकल पार्ट पर जो है वो फोकस कर लें। तो ये आर्कटिक की मेल्टिंग ये एक पार्ट है। अब इसके अलावा ये भी याद रखें कि इस क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा जीव जंतु दिखाई नहीं देते, यानी कि यहां जो लाइफ है ये बहुत लिमिटेड है। अब इसी से आपको जो है मैं कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। याद रखिएगा कि आई थिंक आपने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, या फिर आई थिंक आपने जो है वो कहीं ना कहीं इसे पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इन्वायरमेंट वाले पार्ट में। एक जीव है जिसे बेसिकली कहते हैं प्लैंक्टन्स। फाइन, आइए मैं इनके बारे में आपको कुछ बताता हूं। प्लैंक्टन, अब ये प्लैंक्टन क्या होते हैं, तो याद रखिए कि ये सूक्ष्म जीव तो नहीं कह सकते आप, हाँ, लेकिन माइक्रो जो है वो लेवल पे इनका साइज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है जू प्लैंक्टन, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट रुकिएगा। एक को कहा जाता है जू प्लैंक्टन और दूसरे को कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। अब मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत सारे लोग जो है अभी ही वीडियो क्लोज करने के बारे में सोच रहे होंगे कि भाई ये नहीं आता पेपर में। याद रखिए कि जहां लेक्चर में या क्लास में सबसे काम की चीज आने वाली होती है, अक्सर उस समय ही हमारा कंसंट्रेशन सबसे कम होता है। आप थोड़ा सा मेरी बात को समझें, चीजों को डिटेल में पढ़ने की आदत डालें और ये प्रयास करें कि आप जो है चीजों को डिटेल्ड मैनर में लिख पढ़ और रिमाइंड कर पाए। ओके, तो याद रखें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ये क्या है तो समझिएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स पहले देखते हैं जूप्लैंक्टन्स। तो याद रखें जूप्लैंक्टन्स ना बेसिकली ये जीव हैं, ठीक, अर्थात ये जो है वो हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और ये किसे खाते हैं, एक चीज तो याद रखिए, ये माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल होते हैं, मतलब ये काफी छोटे होते हैं, आप इन्हें सामान्यतः खुली आंखों से जल्दी नहीं देख पाएंगे। फाइन, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इसके लिए याद रखिएगा कि ये आप कह सकते हो ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब आप सिमिलर टू वनस्पति समझ सकते हैं, अर्थात ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो प्लैंक्टन जू प्लैंक्टन होगा, नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन होगा। जू प्लैंक्टन जो है वो जीव है जो दूसरे चीजों को खाकर जीवित रहता है। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो याद रखिएगा ये ऑटोट्रॉप्स हैं, अर्थात ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और ये याद रखिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले भोजन में जो आता है वो जमीन पर उगता है, लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भोजन है सी फूड, और सी फूड का सबसे बड़ा पार्ट है याद रखिएगा फिश। फाइन, और ये जो फिश हैं ये याद रखिए, मैं किस प्रकार से आपको समझाऊं कि ये सारी चीजें जब आप इस मैनर में पढ़ते हैं, मैं क्यों एक्सपर्ट गाइडेंस की बात करता हूं, क्योंकि सतही तौर पर तो सामान्यतः सभी पढ़ते हैं। फाइन, तो सबका क्यों नहीं होता, कारण बस यही है कि चीजें बहुत अलग होती हैं जैसी आप उन्हें देखते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को आत्मसात कर पाए तो याद रखिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कहूंगा कि जो बैचेस हैं, मैं आपको सेल करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि आपको आगे आने वाले समय में एक चीज समझ में आएगी जब आप एक एज से गुजर जाएंगे कि जो आपने पढ़ा था वास्तविकता में ये बहुत सतही था, और उस समय आप ये पढ़कर जो एग्जाम निकालने के बारे में सोच रहे थे, अगर उस समय आपने एक्सपर्टीज की तरफ फोकस करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। नो डाउट आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये बहुत सारी रिसर्च रिक्वायर्ड करता है। मैं स्पष्ट कहूंगा कि अगर आप जो है ये संभव हो
तो आप स्पष्ट रूप से जो है वो P2I बैचेस में आइए। ये जो है ये भले ही आपको कॉस्ट हो सकता है भाई ज़्यादा लगे, लेकिन फ्यूचर के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, याद रखें ये जो फिश है ना, हम सभी बात करते हैं फिशेस की, ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा भोजन, जिस प्रकार का भोजन खाया जाता है उसमें सी फूड आता है। और सी फूड के लिए याद रखिएगा सबसे मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो फिश में आता है। और ये भी याद रखिए कि ये जो फिश है इसका भोजन क्या होता है, ये एग्जैक्टली जो है उस स्थान पर ज्यादा होती हैं जहां फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन होते हैं। याद रखिए कि आर्कटिक वाले एरिया में ये जीव दिखाई देते हैं, अर्थात आर्कटिक ओशन से जो भी जलधाराएं निकलती हैं उनके अंदर फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन होते हैं। और ये जैसे ही उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर तापमान हल्का सा ज्यादा होता है, वहां पर फिशरी हॉटस्पॉट बन जाता है। चाहे वो नोवा सिकोटिया वाला पार्ट हो जो बेसिकली आता है कनाडा वाले पार्ट में, हेलिफैक्स पोर्ट हो जहां से कनाडा जो है वो मछलियों को एक्सपोर्ट करता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ वो चाहे जापान वाला पार्ट हो, कुरिल का क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्र से जो जलधाराएं निकलती हैं, ये जलधाराएं वास्तविकता में जो है फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन यहीं से ले जाती हैं। और ये याद रखिए कि ये फिश के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये आपको यहां दिखाई देंगे। इसी प्रकार से याद रखिए आपको इस क्षेत्र में जो है वो पोलार बेर दिखाई देगा, पोलार बेर दिखाई देगा। याद रखें ये पृथ्वी के कुछ सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है। इसका साइज सबसे बड़ा होता है बेर्स की कैटेगरी में, इससे बड़ा भालू नहीं होता। पोलार बेर इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ बेर। और ये याद रखिए ये जो है वो नेटिव हैं, अर्थात स्थानिक प्रजाति है कहाँ की, नॉर्थ पोल की। इसे याद रखिएगा, ये नेटिव हैं, नेटिव या स्थानीय स्थानीय प्रजाति है कहाँ की, नॉर्थ पोल की। फाइन, इसे थोड़ा सा अपने माइंड पर क्लियर रखिएगा। फाइन, ये नॉर्थ पोल की स्थानिक प्रजाति है। इसके अलावा याद रखें कि ये बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में तो नहीं, उससे कुछ नीचे दिखता है। इसके नीचे आएंगे तो याद रखिए जो ग्रिजली बेयर है, ग्रिजली, ये भी एक प्रकार का बेर ही है या मैं कहूं भालू ही है। और ये भी याद रखिएगा कि ये यूएस कनाडा वाले एरिया में दिखाई देता है, ज्यादातर यूएस एंड कनाडा वाले पोर्शन में दिखाई देता है। और ये जो है ये पोलार बेर, ये थोड़ा साइबेरिया वाले क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है। ओके, और इसी तरीके से ये भी याद रखिएगा यहां पर आपको जो है वो एक जीव और दिखाई देगा जिसे कहते हैं, और इस चीज को जो है आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, इसे कहा जाता है मस्क ऑक्स। फाइन, अब ये क्या है, इसे कहा जाता है कस्तूरी बैल। कस्तूरी ऑक्स मतलब कि बैल होता है बेसिकली। और ये याद रखें कि ये जब जो है मीटिंग टाइम के लिए रेडी होता है, यानी कि जब प्रजनन के लिए रेडीनेस होती है, तो इससे एक प्रकार की जो है वो खुशबू आती है, उसे जो इस कारण जो है वो ये नर में ही होता है। याद रखिए इस कारण इसे जो है वो कस्तूरी बैल या फिर जो है मस्क ऑक्स के नाम से जाना जाता है ये पूरे क्षेत्र में। और याद रखिए सेंटर ऑफ द एरिया नहीं है, मतलब बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के ऊपर नहीं रहता, आसपास के एरिया में दिखाई देता है। ये आपको जो है यहाँ के प्रीडिएटर, अर्थात ये दोनों जो मैंने बताया ये मुख्य शिकारी दिखाई देंगे। ये जो है आपको यहाँ का एक स्तनपायी जीव दिखाई देगा। इसी प्रकार से एक और जीव याद रखिएगा कि जिसे कहा जाता है रेनडियर। फाइन, याद रखें ये जो रेनडियर है ये एक प्रकार के जो है वो स्पष्ट तौर पे बाय डिफॉल्ट ये स्तनपायी जीव ही हैं, लेकिन रेनडियर के लिए एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है वो डियर्स की एक प्रजाति है। इनका साइज सामान्यतः अदर डियर से काफी बड़ा होता है, स्लेज खींचने के काम आते हैं। और कनाडा में कुछ प्रजाति, कुछ जो है वो जनजातियां हैं, हम जनजाति वर्ड यूज करते हैं, ट्राइब्स है वो एग्जैक्टली। ये जो है जिसे कहा जाता है एस्कीमो। फाइन, एस्कीमो नेटिव हैं कनाडा के, ये ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास रहते हैं, काफी ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। और ये जो एस्कीमोज हैं ये इन्हीं रेनडियर्स का यूज करके जो है अपनी स्लेजेस, मतलब जो बर्फ के ऊपर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसे खींचा करते हैं। एस्कीमोज जो हैं वो याद रखिएगा कि ये जो जीव हैं ये उत्तरी ध्रुव के आसपास निवास करते हैं और अपने बर्फ से बने हुए घर, जिसे इग्नू कहा जाता है, उसके लिए काफी प्रसिद्ध हैं। क्लियर? तो एक ये और ये भी याद रखिएगा जो एस्किमोज हैं ये शिकार करते हैं मछलियों का, ठीक है। ये जो है
वो बहुत सारी मछलियों का शिकार करते हैं। कौन सी मछली होगी, चलिए एक बार जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ये भी याद रखें कि मैं जो है आने वाले समय में कुछ बच्चों ने कमेंट करा था कि हमें जो है वो बायोम की क्लास चाहिए है, तो हम जो है वो विचार कर सकते हैं बेशक इस बारे में कि हम बायोम्स की क्लासेस स्टार्ट करें। ओके, तो आने वाले समय में डेफिनेटली विल गोइंग टू प्लान अबाउट द बायोम्स, तो उसमें ये चीज़ें और भी ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में आएंगी। तो ये पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जो है वो जियोपॉलिटिकल एंगल्स आपको इस क्षेत्र के बारे में पता होने चाहिए। फाइन, तो आप सभी के जो भी कोई डाउट हो या फिर जो भी आपके सुझाव हों, बेशक आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं ईच एंड एवरी जो कमेंट है उसे रीड करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।